नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी से सूक्ष्म पर। तो आज अभी अपन पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ध्वनि तरंगों में डॉपलर का प्रभाव। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, एक सवाल फिक्स है, ये मान के चल लो। इससे एक सवाल आना है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ध्वनि तरंगों में डॉपलर का प्रभाव। मैंने ये क्यों लिखा कि ध्वनि तरंगों में डॉपलर का प्रभाव, क्योंकि डॉपलर का प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है, ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें होती है। चूँकि अपन ध्वनि के लिए बात कर रहे हैं, ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे ध्वनि तरंगों में डॉपलर का प्रभाव। समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं कि डॉपलर का प्रभाव केवल ध्वनि तरंगों के लिए होता है, प्रकाश के लिए भी होता है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों में डॉपलर का प्रभाव अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो डॉपलर प्रभाव होता क्या है। सिंपल सी बात है, ये ऐसी चीज़ है जिसको अपन डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, चीज़ क्या है कि भाई ध्वनि स्रोत मतलब सोर्स, जहाँ से ध्वनि निकलती है। ध्वनि स्रोत मतलब जहाँ से ध्वनि निकलती है। जैसे कि अपने पास स्पीकर हो गया, तो स्पीकर क्या है? एक सोर्स है। मैं खुद हूँ, अब जो बोल रहा हूँ वो क्या है? मेरे से ध्वनि निकल रही है, तो मैं सोर्स हूँ, ठीक है। मेरे को बोलूँगा, आप मेरे को क्या बोलोगे? स्रोत। क्या बोलोगे? स्रोत। ध्वनि स्रोत तथा श्रोता ऑब्जेक्ट, यानी कि अब जो उस ध्वनि को सुन रहा है, जैसे कि आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। आप क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति के कारण श्रोता को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति सुनाई नहीं देती है। ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति के कारण श्रोता को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति सुनाई नहीं देती है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों मतलब उनके बीच अगर गति होगी, ठीक है, एक तो स्थिर है, जैसे कि मैं खड़ा हूँ स्थिर, सामने जो मेरी आवाज़ सुनने वाला वो स्थिर है, ठीक है। अब यदि मैं किसी बाइक पे आ रहा हूँ भागा हुआ, या तो फिर उसकी साइड आ रहा हूँ तब मैं बोल रहा हूँ, तो वो आवृत्ति अलग होगी। और जब मैं उससे दूर जा रहा हूँ, ठीक है, तब वो आवृत्ति अलग होगी। यानी कि मतलब उनके मध्य गति होगी तो क्या होगी? आवृत्ति अलग अलग होगी, ठीक है। उसको जो वास्तविक आवृत्ति जो मैं बोल रहा हूँ वो वास्तविक आवृत्ति सुनाई नहीं देगी, कुछ अलग आवृत्ति सुनाई देगी, ठीक है। तो क्या होगा कि मध्य सापेक्षिक गति के कारण श्रोता को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति सुनाई नहीं देती है, अर्थात श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि वास्तविक आवृत्ति से अलग होती है। इसी को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर का कहना ये भी, डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इसके ऊपर बात की थी, इसलिए इस इफेक्ट को नाम दे दिया डॉपलर इफेक्ट। इसने ये कहा कि भाई स्रोत और श्रोता, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, स्रोत एंड श्रोता, यदि दोनों के मध्य कोई सापेक्षिक गति हो रही है, दोनों के मध्य सापेक्षिक गति मतलब उन दोनों के मध्य गति होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे बस में बैठे, बस में एक मैं बैठा हूँ, एक पास में बंदा बैठा है, मैं हो गया स्रोत, वो सुनने वाला श्रोता, तो क्या उनके मध्य कोई आवृत्ति में परिवर्तन होगा? नहीं, वहाँ डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट वहाँ होगा जहाँ पर उनके मध्य कोई परिवर्तन, जैसे कि बस जा रही है, ठीक है, बस में ये दो बंदे बैठे ए एंड बी, तो ए एंड बी कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्या है बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो ए और बी के मध्य कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं काम करेगा, समझ गए। लेकिन यही अगर, क्योंकि इन दोनों के मध्य सापेक्षिक गति नहीं है ना, डॉपलर प्रभाव के लिए दोनों के मध्य, स्रोत एंड श्रोता दोनों के मध्य सापेक्षिक गति होनी चाहिए। तो ए और बी के मध्य तो सापेक्षिक गति है नहीं, ए भी जो बस का वेग है उस वेग से आगे बढ़ रहा है, बी भी जो बस का वेग है उस वेग से आगे बढ़ रहा है, इनके मध्य तो कोई सापेक्षिक गति नहीं है। अब जैसे कि यहाँ कोई बंदा सी है, तो अगर ए बोलेगा और सी को सुनना है, तो फिर इनके मध्य क्या डॉपलर इफेक्ट काम करेगा। अगर बी बोल रहा है और सी को सुनना है, तो इनके मध्य डॉपलर इफेक्ट काम करेगा, या फिर सी बोल रहा है और ए को सुनना है, तो इनके मध्य डॉपलर इफेक्ट काम करेगा, समझ गए। क्योंकि इनके ए और सी के मध्य सापेक्षिक गति हो रही है। क्या हो रही है? सापेक्षिक गति हो रही है। ये बंदा कौन है? जो बस के बाहर खड़ा है और बस उसके पास से जा रही है, समझ गए। सेम ऐसा ही होता है। एक फेमस एग्जांपल जो आपको टीचर पढ़ाए होंगे तब भी दिए होंगे कि भाई आप स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, आप स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, हाँ, ये कैसा अच्छा है, ठीक है, हाँ, आप स्टेशन पे खड़े हो, जब कोई ट्रेन आपकी तरफ आती है तब उसकी जो सीटी की आवाज़ है उसकी आवृत्ति आपको अलग प्रतीत होती है, और जब ये आपसे दूर जाती है तब ये अलग प्रतीत होती है, ठीक है, समझ गए। लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति है उसके लिए आवाज़ हमेशा सेम रहती है, क्योंकि ट्रेन और उसके मध्य सापेक्षिक गति नहीं है, ठीक है। जो
ट्रेन का स्पीकर जहाँ भी लगा होगा, जहाँ से चींटी की आवाज़ निकलती है, तो जो सीटी और इसके मध्य कोई गति नहीं है, कोई सापेक्षिक गति नहीं है, समझ गए। जबकि बाहर कोई स्टेशन पर खड़ा है तो उसके और स्पीकर के मध्य सापेक्षिक गति है। तो जहाँ पर भी सापेक्षिक गति होगी वहाँ पर आवृत्ति, जो स्रोत की रियल आवृत्ति है वो नहीं सुनाई देगी, कुछ भिन्न आवृत्ति अपने को सुनाई देगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो, इसको अलग अलग परिस्थिति में पढ़ना होता है, ठीक है। वैसे सोर्स गतिमान हो, यानी कि सोर्स गतिमान हो तथा ऑब्जेक्ट क्या हो, स्थिर हो। सोर्स स्थिर हो, ऑब्जेक्ट गतिमान हो। सोर्स गतिमान तथा ऑब्जेक्ट गतिमान। माध्यम गतिमान हो, यानी कि 4 केस में लगभग अपन 12th में वगैरह चीज़ें करते थे तो पढ़ते थे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा साइन कैसे बदलना है, किस हिसाब से, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, सारा मामला ईजी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान से देखना। तो इन सभी कंडीशन में अपन बात करेंगे कि ठीक है, उस फार्मूले से सभी कंडीशन में बात करेंगे भी सोर्स गतिमान हो तो ऑब्जेक्ट स्थिर हो तब क्या होगा, सोर्स स्थिर है ऑब्जेक्ट गतिमान है तब क्या होगा। यानी कि मतलब ये समझ लो कि ये एक टाइप से अपन न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए कोई ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ वहाँ पे क्या होगा, उस कोई वैल्यू दी होगी बस। बाकी अपन सारी कंडीशन न्यूमेरिकल तो ऐसे तो बनेगा। न्यूमेरिकल में आपको क्या कर देगा, कहीं पर सोर्स देगा गतिमान और कहीं पर ये ऑब्जेक्ट को कर देगा स्थिर, ठीक है। तो अपन सभी टाइप के यही पढ़ रहे हैं, बस वहाँ तो सिर्फ आपको मान रखना, आपको फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही याद रखना, मैन। इन सभी का अलग अलग याद नहीं रखना, समझ गए। इसका अलग अलग याद, एक मैन ही याद रखना है, समझ गए। मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए आगे देखो, कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इससे हो जाएगी, सारा काम इससे ईजी हो जाएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं है। ये समझ गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी कुछ समझना कोई तोप वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर्मूला क्या होगा, n डैश बराबर v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन, ठीक है। अब जो n डैश क्या है, ऑब्जेक्ट को सुनाई देने वाली आवृत्ति, यानी कि आभासी आवृत्ति। तो मैंने बताया ना कि भाई दोनों के मध्य क्या होगा, सापेक्षिक गति होगी। तो दोनों के मध्य सापेक्षिक गति होने के कारण क्या होगा, जो सोर्स से निकली हुई ध्वनि की आवृत्ति वो सेम की सेम सुनाई ना देगी, ऑब्जेक्ट को दूसरी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। तो ये होगा, उसको अपन आभासी आवृत्ति भी बोलते हैं। एन होता है सोर्स से निकली ध्वनि की आवृत्ति, एन। वी नॉट क्या है, श्रोता सुनने वाला ऑब्जेक्ट का वेग। वी है स्रोत सोर्स का वेग, जहाँ से ध्वनि निकलती है वो। और वी क्या है, स्थिर माध्यम में ध्वनि का वेग। अब देखो, जैसे कि अपन बोलते हैं कि भाई हवा में ध्वनि का वेग क्या है, 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है, ये निकाला कब गया, ये हवा को स्थिर मानते हुए वेग निकाला गया, समझ गए। ये जो 332 मीटर पर सेकंड है, ये हवा को, इसके भी हवा स्थिर है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्वनि, उसका वेग कितना है, वो 332 है। अगर हवा भी बह रही है तो ये 332 नहीं होगा, फिर जो बदल जाएगा, समझ गए। वो कैसे होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है वो स्थिर हवा में, स्थिर माध्यम में ध्वनि का वेग। अब यहाँ पे माध्यम क्या होगा, मोस्टली हवा होगा, अपन बोलेंगे तो, ठीक है। तो स्थिर माध्यम में ध्वनि का वेग यानी कि हवा में कितना है, 332 मीटर प्रति सेकंड। बहुत बार आपको क्वेश्चन में 330 भी दे दे तो आपको 330 लेना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको लेना है 332, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है, सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा सदैव पॉजिटिव। सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा अपन क्या करेंगे, ये मान लिया सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस दिशा को मानेंगे पॉजिटिव, बस इस दिशा को पॉजिटिव। अब जो भी वेग इस दिशा में होंगे उसको तो लेंगे पॉजिटिव, जो भी वेग इसके विपरीत दिशा में होंगे उनको लेंगे नेगेटिव। बात खत्म, मैटर सॉल्व, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या चीज़ें पूछ सकती है, ये तो है कि भाई आभासी, ये जो रियल आवृत्ति है, रियल आवृत्ति से आभासी आवृत्ति क्या होगी वो अपने को मालूम पड़ रहा है, एन डैश, ठीक है। बहुत बार आपको तरंग दैर्ध्य भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है फी इक्वल क्या होता है, एन लैम्बडा, एन लैम्बडा। तो यहाँ से आप लैम्बडा निकाल सकते हो, वी अपॉन एन, वी अपॉन एन। तो आप आभासी, अगर आपको लैम्बडा डैश पूछा है, आभासी तरंग दैर्ध्य पूछा है तो आप एन डैश से भाग कर दोगे, ठीक है। और यदि रियल पूछा है तो वी अपन वही सिंपल, ठीक है। जो भी है फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सारी कंडीशन 1 बाय 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो 4 कंडीशन में अपन पढ़ेंगे। 4 कंडीशन क्या क्या है कि भाई सोर्स गतिमान हो, ऑब्जेक्ट स्थिर हो, ऑब्जेक्ट गतिमान हो, सोर्स स्थिर हो, जब दोनों ही गतिमान हो, और एक होगा जब माध्यम भी गतिमान हो, ठीक है। तो सभी अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो
अब ये सोर्स गतिमान हो तथा ऑब्जेक्ट स्थिर हो, वी नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी 3 कंडीशन बनती है, ए बी और सी एक और होगा। तो ये क्या होगा एक कंडीशन ये कि भाई सोर्स ऑब्जेक्ट की ओर आ रहा है, यानी कि सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की पास आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ गति कर रहा है या फिर पास आ रहा है कोई भी, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, बार बार कोई अलग अलग लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ गति कर रहा है या फिर पास आ रहा है। एक होगा सोर्स ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, इसको पास आ रहा है या लिख सकते हो समझने के लिए, पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट तो स्थिर है, यानी वी नॉट बराबर जीरो, यहाँ पर वी नॉट बराबर जीरो। अब ये कैसे हो रही है गति इसकी, ऐसे इसकी गति इस साइड ऐसे हो रही है। अब देखो निशान क्या आएगा, तो देखो यहाँ से मैंने बताया कि आपको सोर्स से ऑब्जेक्ट वाली दिशा को लेना है पॉजिटिव, तो सोर्स से ऑब्जेक्ट क्या क्या लोगे आप, पॉजिटिव, सोर्स से ऑब्जेक्ट क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अपनी इस दिशा वाले वेग को क्या लेना, पॉजिटिव, तो ये वी किस दिशा में, इसी दिशा में, तो वी को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बस, तो बात खत्म। एन डैश बराबर, अब देखो वी, क्योंकि वी नॉट तो जीरो है, वी माइनस वी एस, बस, क्योंकि मैंने इसको वी एस को क्या लिखा है, वी एस को लिखना पॉजिटिव लिखना, ठीक है, हाँ, वी एस को लिखेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब यहाँ में से इसको वी एस को खुद पॉजिटिव में लिखा है, ऐसा नहीं कि ये माइनस तो फॉर्मूले में है, ये माइनस तो फॉर्मूले में पहले से है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए तो ये क्या हो जाए, वी माइनस वी एस और ये एन, क्योंकि अपने को इस दिशा सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा सदैव पॉजिटिव, तो सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा इस साइड का जो भी वेग होगा पॉजिटिव, अभी वी एस का वेग किस साइड, इसी साइड है, तो वी एस को पॉजिटिव में लिखेंगे। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो एन डैश इज इक्वल टू वी माइनस, अब देखो सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा किस साइड है, इस साइड होती है, लेकिन चूंकि वी एस की दिशा किस साइड है, इस साइड है, यानी कि सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा तो इस साइड है, लेकिन वी एस की दिशा इस साइड है, यानी कि क्या है, कि सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा का उल्टा वेग है ये, वी एस क्या है, सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा का उल्टा वेग है, तो क्या लिखेंगे, माइनस में, माइनस वी एस, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस वी एस, बात खत्म। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस वी एस, वी प्लस वी एस, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर अपने माइनस में क्यों लिखा था, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि सोर्स से अपने पॉजिटिव दिशा कौन सी होती है, सोर्स से ऑब्जेक्ट की, लेकिन वेग किस साइड है, इस साइड है, तो उसको माइनस वी एस लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया कंडीशन ए और बी, कंडीशन ए और बी, फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंडीशन सी। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से आपको ये क्या मालूम पड़ रहा है, जब सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, पास आ रहा है, तो देखो वी माइनस वी एस वैल्यू घट रही है, और जब घटी हुई वैल्यू को भाग दोगे तो एन का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो ये यानी कि आवृत्ति ज़्यादा प्रतीत होती है, यानी कि बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब दूर जा रहा होता है तो देखो वी प्लस वी एस मतलब क्या होता है, आवृत्ति घट रही होती है, आवृत्ति यहाँ बढ़ रही होती है और यहाँ पे घट रही होती है, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं इसी का ए बी और सी नेक्स्ट। अब देखो इसी की पहली स्थिति की तीसरी कंडीशन, जब सोर्स ऑब्जेक्ट के पास से गुजरता है, तो देखो जब सोर्स ऑब्जेक्ट के पास से गुजरा मतलब इसमें दो पार्ट बन जाएंगे, क्या कि जब पहली बार पहले तो इसके पास आएगा, मतलब इसके पास आएगा फिर उससे दूर जाएगा, तो वो हो जाएगा पास से गुजरना। भाई पास से गुजरना ये जो होता है कि भाई ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये इसके पास से गुजर रहा है, तो पहले तो क्या होगा, इसके पास आ रहा होगा यहाँ तक, फिर उसके बाद इससे दूर जा रहा होगा, ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो जब पास आ रहा होगा तो आपको पता है क्या होता है, एन डबल वी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन, और जब दूर जा रहा होता है तो क्या होता है, एन डबल एस जो मैंने निकाला था पहले, वी अपॉन वी प्लस वी एल एन, ठीक है। अब देखो जब पास आ रहा होता है, आपने को पता है क्या होता है, आवृत्ति बढ़ती, यानी कि जो एन डैश है वो आभासी आवृत्ति क्या होगी, वो वास्तविक आवृत्ति से ज़्यादा होगी, जब दूर जाएगा तब आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जब पास आ रहा है तब उसको आभासी आवृत्ति दूसरी सुनाई देती है, जब दूर जाता है तब आभासी आवृत्ति दूसरी सुनाई देती है। तो इन दोनों में परिवर्तन क्या होगा, यानी कि आवृत्ति में कुल आभासी परिवर्तन,
जो आभासी आवर्ती में कुल कितना परिवर्तन है उसको बोलेंगे डेल्टा एन। डेल्टा एन, एन बराबर क्या होगा, एन डैश माइनस एन डबल डैश, यानी कि एन डैश माइनस एन डबल डैश। जब आप ये घटाओगे तो ये आएगा 2n वी एस वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। ठीक है, ये आप कर लेना, इसमें से ये घटाना। ठीक है, तो 2n वी एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, चूंकि ये v क्या है, ध्वनि का वेग है। v क्या है, ध्वनि का वेग, वो तो ज़्यादा होता है 330 के आसपास। आप बोलते हो वो क्या होता है, इसकी तुलना में बहुत कम होता है। मतलब सॉरी, जो मतलब मेरे बोलने का नहीं मतलब, सॉरी, ये वी एस है। ठीक है, v क्या है, ध्वनि का वेग। ठीक है, यानी ध्वनि मतलब जो आप बोल रहे हो, ठीक है, उसका वेग ज़्यादा होता है। और वी एस क्या है, सोर्स का वेग, वी एस सोर्स का वेग। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि भाई नॉर्मली जो सोर्स का वेग भाई अधिकतम कितना हो सकता है, ये भाई जो बस है, ट्रेन है, 60, 80, 70, तो उसको 330 की तुलना में थोड़ा बहुत अगर नगण्य मान ले, अगर नगण्य मान ले कि भैया ये वेग बहुत ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो वी एस को अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। वी एस को नगण्य मान लिया तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पर, वी स्क्वायर, तो एक वी से एक भी कैंसिल किया जाएगा, 2n वी एस अपॉन वी, 2n वी एस अपॉन वी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कुल आभासी परिवर्तन। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कुल आभासी परिवर्तन ज्ञात करो जब वो पास से गुजर रहा हो। तो समझ गए, ये होगी कंडीशन सी। ठीक है, तो ये पहली स्थिति में यानी कि सोर्स गतिमान हो तथा ऑब्जेक्ट स्थिर हो, ये इससे मतलब 3 शर्तें बनती है। ठीक है, ए बी सी तीनों अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे सोर्स स्थिर है लेकिन ऑब्जेक्ट गतिमान है। ठीक है, चलिए देखो, जब सोर्स स्थिर है, सोर्स क्या स्थिर है और ऑब्जेक्ट क्या गतिमान है, यानी कि वी एस बराबर 0, सोर्स स्थिर है यानी कि वी एस बराबर 0। अब देखो इसमें भी 3 कंडीशन बनेंगे। तो पहली कंडीशन ए कि भाई ऑब्जेक्ट सोर्स की तरफ आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सोर्स के पास जा रहा है। दूसरी कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट सोर्स से दूर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने माना कि ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है, एन डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस एन, ये तो एन डैश वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी एस और एन। देखो वी एस बराबर तो 0 है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने बताया कि सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा, तो ये दिशा क्या होगी, पॉजिटिव, ये दिशा क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अपना वी नॉट किस साइड है, इस साइड है, तो यानी कि वी नॉट किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एन डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, ठीक है, अपॉन वी, क्योंकि वी एस तो 0 है, वी एस तो 0 है, एन यहाँ से क्या जाएगा, एन डैश बराबर वी प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन। समझ गए। तो यहाँ से अपने को ये भी मालूम पड़ेगा कि भाई ये क्या कर रहा है, पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो सब बात है ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस। ऐसे भी अपने को मालूम पड़ जाता है कि ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस। जब पास आ रहा होगा तो ऊपर क्या आएगा, प्लस, और अगर नीचे है तो वी माइनस वी एस, यानी नीचे माइनस। समझ गए। हाँ, ऐसे भी आप चीज़ें फिक्स कर सकते हो। अब ये कभी ऑब्जेक्ट सोर्स से दूर जा रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, सोर्स से ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है हमेशा। ठीक है, तो ये इसी दिशा में, सेम दिशा में है, तो एन डैश बराबर क्या होगा, वी माइनस वी नॉट, और वी एस कितना, 0। अब देखो आपको पता, दूर जाएगा तो क्या होगा, आवृत्ति घटेगी, दूर जाएगा तो आवृत्ति घटेगी। ठीक है, तो देखो आवृत्ति घट रही है, तो यहाँ पे मतलब अपना एन डैश क्या होगा, बड़ा होगा एन से, जबकि यहाँ पे एन डैश क्या होगा, छोटा होगा एन से। ठीक है, यहाँ पे आवृत्ति बढ़ेगी, पास आ रहा है ना, एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ेगी, और यहाँ पे आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम होगी, यानी कि आवृत्ति घटेगी। ठीक है, ये हो गया ऐसे ए बी। अब इसका सी केस, यानी कि इससे पास से गुजर रहा हूँ। ठीक है, सी स्थिति कि भाई जब ऑब्जेक्ट सोर्स के पास से गुजरे, अब क्या सोर्स क्या स्थिर है, तो ऑब्जेक्ट पास से कैसे गुजरेगा, एक बार तो पास आएगा फिर एक बार दूर जाएगा, तो उसको बोलेंगे पास से गुजरना। तो देखो जब पास आ रहा होगा तो क्या होगा, आवृत्ति क्या बढ़ती है, क्या आता है, वी प्लस वी नॉट वी और एन। ठीक है, तो आवृत्ति बढ़ती है, और जब दूर जा रहा होता है यानी कि दोनों के बीच दूरी बढ़ रही होती है, दोनों के बीच दूरी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो क्या होती है, आवृत्ति घटेगी, यानी कि वी माइनस वी नॉट वी, यानी कि आवृत्ति घट जाती है, यानी कि एन डैश एन डबल डैश ये जो है वो छोटा होगा किससे, एन से। ठीक है, तो अब क्या होगा, आवृत्ति में आभासी परिवर्तन आया, यानी कि भाई जो आते वक्त आवृत्ति कुछ और सुनाई देगी, जाते वक्त कुछ और सुनाई देगी, तो इनके बीच में जो आभासी परिवर्तन है वो कितना होगा, डेल्टा एन बराबर एन डैश माइनस एन डबल डैश। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2n वी नॉट अपॉन वी, 2n वी नॉट अपॉन वी, ये हो जाएगा। ठीक, आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, ये सिर्फ समझाने के लिए चीज़। ठीक है,
फॉर्मूला तो वही मेन याद रखना है, v माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो भी वही काम है। तो अलग अलग टाइप से न्यूमेरिकल पूछ ले तो आपको इस प्रकार की चीज़ें करनी कि ये पूछ ले कि भाई जब पास से गुजरा तो आवर्ती में आभासी परिवर्तन कैसे निकालोगे, तो पहली बार एन डेस निकालोगे, फिर दूर जा रहे का निकालोगे, फिर दोनों का माइनस कर दोगे, तो ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ, ये आपको ऐसा नहीं कि ये रखना है, इसको कोई नहीं रखना, फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखना वो। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए चीज़ें। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन, जब दोनों ही गतिमान हो। ठीक है, अब देखो जब ऑब्जेक्ट एंड सोर्स दोनों ही गतिमान हो, क्या ऑब्जेक्ट एंड सोर्स दोनों ही गतिमान हो, तो इसमें भी अलग अलग कंडीशन बनती है। पहला ये माने कि जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन है जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो मैंने देखा पहली कंडीशन कि भाई दोनों क्या एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी कि ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को पता है एस से ओ की दिशा को क्या लेंगे, पॉजिटिव, इस दिशा को लेंगे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ देखोगे तो v माइनस वी नॉट की दिशा क्या है, इसके उल्टी है, तो इसको माइनस वी नॉट लिख दो। और ये वी एस की दिशा इसकी डायरेक्शन में ही है, तो सीधा से सीधा वी एस एन, ऐसे क्या हो जाएगा, एन डेस बराबर वी प्लस वी नॉट और वी माइनस वी एस अपॉन एल। इसका मतलब क्या होगा, जब पास आएंगे तो क्या होगा, आवर्ती बढ़ेगी। तो आवर्ती बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाला होना जुड़ना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। देखो यही हो रहा है, ऊपर वाला जुड़ रहा है, नीचे वाला घट रहा है। ठीक है, जबकि इसमें देखना उल्टा आएगा। अब देखो अभी क्या दोनों दूर दूर जा रहे हैं, तो देखो अपने को पता है एस से ओ की दिशा पॉजिटिव। अब देखो हमेशा एस से ओ की दिशा को लेना पॉजिटिव। यहाँ देखोगे एन डेस वी, अब ये वी नॉट इसी साइड है, मतलब इसकी दिशा और वी नॉट की दिशा सेम है, तो यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे। और वी एस की दिशा इसकी उल्टी है, यानी कि माइनस वी एस। एन डेस बराबर कितना हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट वी प्लस वी एस एन, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो क्या होता है, तो आवर्ती घटेगी, तो घटने के लिए ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में। समझ गए, ये एन ऐसे हो जाएगा। बस हमेशा ध्यान रखना एस से ओ की दिशा को अपन लेंगे पॉजिटिव, एस से ओ की दिशा को पॉजिटिव, और उस दिशा में सारे वेग पॉजिटिव, उसके विपरीत दिशा वाले वेग सारे नेगेटिव। समझ गए, उसके विपरीत दिशा वाले सारे वेग नेगेटिव। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो आपको एक कहीं कन्फ्यूजन नहीं आ रहा कि सर आपने ये ऐसे लिखा एस से वी एस, अगर ये एस इस साइड होता और ओ इस साइड होता तो चलिए आपका वो भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो मैं इसको ओ को इस साइड ले लूँ, इससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओ को इस साइड ले लूँ, एस को इस साइड ले लूँ, ओ को इस साइड ले लिया और एस को इस साइड ले लिया। अब दोनों एक दूसरी तरफ आ रहे हैं, वी एस ये वी एस। अब देखो तो अब क्या हो जाएगा, एस से ओ की दिशा को लेंगे पॉजिटिव, एस से ओ की दिशा पॉजिटिव। तब अब क्या है, ये जो वी एस है यहाँ पर, सॉरी ये वी नॉट ना, इसका ये वी हो। अब देखो अब अपने क्या होगा, पॉजिटिव दिशा क्या होगी, इस साइड वाली पॉजिटिव, एस से ओ वाली। ठीक है, तो देखो वी एस तो क्या है, सेम दिशा में, तो वी एस वी नॉट क्या है, इसकी विपरीत है, तो माइनस वी नॉट। बस बात वो की वो आएगी। ठीक है, ऐसे कोई जरूरत नहीं कि एस इस साइड लिखा है, ओ इस साइड लिखा, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना एस से ओ की दिशा पॉजिटिव, बस। अब इस दिशा में जो भी वेग होंगे वो पॉजिटिव, इसके विपरीत दिशा में नेगेटिव, यही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिस, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करनी, सारे पे बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशन में कैसे कैसे करना है आपको। ठीक है, हाँ चलिए अब दो और कंडीशन आगे वो पढ़ते हैं। तो देखो अब देखो नेक्स्ट, दोनों ही दिशा में गति, यानी कि दोनों एक दिशा में गति करें। पहले तो क्या था, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। ठीक है, उनकी गति की दिशा अलग अलग थी, ऐसे थी या फिर ऐसे थी, अलग अलग। अब क्या दोनों एक डायरेक्शन में गति करें, ऐसे या ऐसे। ठीक है, यानी कि दोनों एक दिशा में गति करें। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, यानी कि मतलब ऑब्जेक्ट आगे हो, सोर्स पीछे हो, ऑब्जेक्ट आगे हो, सोर्स पीछे हो, सोर्स आगे हो और ऑब्जेक्ट पीछे हो। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि सुनने वाला, ठीक है, और सोर्स यानी कि जहाँ से ध्वनि निकलती है, जैसे स्पीकर वगैरह कोई भी हो। ठीक है, जहाँ से ध्वनि निकल रही है। तो अपने क्या है, पहले केस में कि सोर्स पीछे है और ऑब्जेक्ट आगे है। जो सुनने वाला है श्रोता, वो क्या आगे है और स्रोत क्या है, पीछे है। स्रोत क्या है, पीछे। ठीक है, अब देखो तो आपको पता है एस से जो ओ की दिशा होगी वो क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। एस से ओ की दिशा पॉजिटिव,
तो एन डैश, तो देखो वी एस भी किसकी इसी दिशा में है और वी नॉट भी इसी दिशा में है, तो बस वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी एस, बस ये आ जाएगा अपने आंसर। यहाँ देखो यहाँ पे सोर्स आगे है और ऑब्जेक्ट पीछे है, तो अपने पॉजिटिव दिशा कैसे कैसे होगी, एस से ओ की दिशा क्या होगी पॉजिटिव, तो अब देखो दोनों ही इस एस से ओ वाली पॉजिटिव की विपरीत दिशा में, यानी कि वी माइनस माइनस वी नॉट, ठीक है, और ये वी एस भी क्या है इसके विपरीत है, तो वी माइनस माइनस वी एस, ये आ जाएगा एन डैश बराबर वी प्लस वी नॉट और वी प्लस वी एस, हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन, ठीक है, समझ गए, ये ऐसे हो गया। अब जैसे कि आपको कि सर आप वी नॉट और वी एस के तो साइन बदल रहे हो, निशान, ठीक है, बहुत बार मतलब प्लस में माइनस में, इस वी का क्या, इसका क्यों नहीं बदल रहे, तो देखो वी क्या है, ध्वनि का वेग है, वी क्या है, ध्वनि का वेग, और ध्वनि की दिशा क्या होगी हमेशा एस से ओ की तरफ, भाई ध्वनि की दिशा यही तो होगी, ध्वनि संचरण की दिशा, ध्वनि संचरण की दिशा क्या होगी, भाई सोर्स से निकलेगी और ऑब्जेक्ट को जाएगी, ध्वनि सोर्स से निकलेगी और ऑब्जेक्ट को जाएगी, तो जो एस से ओ की दिशा में ही तो आ रहा है, ये हमेशा एस से ओ की दिशा में आएगा, समझ गए, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, समझ गए। इसके निशान के बारे में आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसके निशान के बारे में आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ध्वनि तो हमेशा सोर्स से निकलेगी और ऑब्जेक्ट को जाएगी, तो उसकी दिशा क्या होगी, सोर्स से ऑब्जेक्ट वाली होगी, और अपने सोर्स से ऑब्जेक्ट वाली सारी दिशा क्या पॉजिटिव है, समझ गए, तो ध्वनि संचरण की दिशा हमेशा एस से ओ की तरफ ही होगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। हाँ बस एक कंडीशन में कुछ चीज़ें अलग हो सकती है, जब क्या करें, क्योंकि मतलब ये ऐसे है और ये ऑब्जेक्ट ये है, ये ध्वनि ऐसे जा रही है, लेकिन सामने से हवा बहुत तेज आ जाए, मतलब माध्यम का वेग बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि 332 मीटर इसका है और हवा 332 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज चले, तो फिर ये आवाज़ इस साइड जाएगी नहीं, फिर तो आवाज़ ऐसे पीछे देखो, पीछे वाला ही सुनेगा, मतलब पीछे तो खैर सुनने वाला कौन होगा, अपन तो दो ही ले रहे चीज़, तो वो इस तक ध्वनि पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है, सिर्फ उस केस में। चलिए तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, ये तीसरा केस समाप्त हो गया। अब चौथी स्थिति लेते हैं, जब माध्यम क्या हो, गतिशील हो, जब क्या माध्यम गतिशील हो। देखो चौथा केस क्या है, जब माध्यम गतिशील हो, जब माध्यम क्या हो, गतिशील हो, तो देखो माध्यम गतिशील मतलब जब माध्यम हवा का वेग vm तथा ध्वनि का वेग समान दिशा में हो, तो ध्वनि क्या होगी, v प्लस वी डब्ल्यू, तथा जब एक दूसरे के विपरीत हो तो v माइनस वी डब्ल्यू। अब देखो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि भाई माध्यम की स्पीड है वो क्या है, ये मान लो कि हवा 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बह रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बह रही है। अब यहाँ पे कोई सोर्स है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब सोर्स से जो ध्वनि निकलेगी उसकी आवाज़ कितनी होगी, 332 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन चूंकि हवा भी इसी दिशा में बह रही है और ध्वनि दिशा हमेशा सोर्स से ऑब्जेक्ट की साइड ही होगी, तो जो इफेक्टिव जो वेग होगा वो कितना होगा, 332 प्लस 10 342 मीटर प्रति सेकंड। तो फॉर्मूले में जब v है ना, v माइनस वी नॉट, तो इस g की जगह क्या लिखोगे, अब 342 लिखोगे, इस v की जगह लिखोगे 342, यानी जब दोनों एक दिशा में। अभी अगर दोनों विपरीत है तो v माइनस वी डब्ल्यू, यानी कि 332 माइनस 10, यानी कि हवा क्या करेगी, उसका विरोध करेगी, उसके ध्वनि के वेग को घटाएगी, ये आ जाएगा 322। तो अब इस v की जगह क्या लिखोगे, 322, समझ गए। सिर्फ इतना सा केस है, बाकी कोई नहीं सोचना, सिर्फ इतना सा सोचना है कि भाई हवा क्या कर रही है, आवाज़ को सपोर्ट कर रही है, ध्वनि के वेग को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, v प्लस वी डब्ल्यू, और अगर विरोध करिए तो v माइनस वी डब्ल्यू। हाँ दूसरा एक कंडीशन कभी हो जाएगी भाई, आपके ध्वनि का वेग कितना था, वो 332 और हवा का वेग विपरीत दिशा में 332 से ज़्यादा, जैसे 333 आ जाए, ठीक है, तो फिर आपकी ध्वनि सोर्स से निकली हुई ध्वनि ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगी, समझ गए। अगर ये 300 माध्यम का वेग 331 भी है तो फिर ध्वनि 1 मीटर प्रति सेकंड से सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, समझ गए, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि भाई हवा माध्यम का वेग ध्वनि के वेग को सपोर्ट कर रहा है तो प्लस, और उसका विरोध कर रहा है तो माइनस, समझ गए। बाकी ऐसी कंडीशन तो नॉर्मली बनने वाली है नहीं, ठीक है, और ना ही आपको क्वेश्चन में ऐसा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे ऐसे एग्जामिनर पेपर बनाए तो कुछ सवाल ऐसे बना जा सकते हैं। फिर उसमें सिंपल सा ये सोचना है कि भाई v माइनस, जब हवा का वेग जब ध्वनि के वेग से ज़्यादा है और दोनों विपरीत है तो फिर ध्वनि जाएगी कैसे, ध्वनि जाएगी नहीं, बात खत्म, सवाल को आगे करने का मतलब ही नहीं है। जो सोर्स से निकली हुई आवृत्ति
इसके पास जाएगी नहीं, उसको तो आवाज़ ही सुनाई देगी, समझ गए। उसके लिए कोई आवर्ती मैटर नहीं करती, जीरो। सिंपल सी बात है, इतना कैलकुलेशन करने का काम ही नहीं, ठीक है। तो देखो बाकी खैर समझने की चीज़ वी प्लस वी डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू लिखो या फिर एम लिखो, देखो एम मतलब मीडियम और डब्ल्यू मतलब एयर, सॉरी मतलब जो विंड के लिए, विंड मतलब हवा, ठीक है। इसलिए आप एम लिख सकते हो, ठीक है। वी एम, एम क्या है, माध्यम का वेग, ये क्या है, माध्यम का वेग। और ये वी क्या होता है, स्थिर माध्यम में ध्वनि का वेग, समझ गए कि भाई कोई स्थिर माध्यम है उसमें ध्वनि का वेग वी है। अभी माध्यम भी क्या हो, गतिशील हो, तो क्या हो जाएगा वी प्लस वी एम, यदि उसकी डायरेक्शन में हो, और उल्टा हो तो वी माइनस वी एम, समझ गए, ऐसे हो जाएगा। अब करते हैं न्यूमेरिकल करेंगे तो आएगा फिर मजा, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ फिर सही से समझ में आएंगे, ठीक है। वैसे मोस्टली चीज़ें हो गई है, न्यूमेरिकल में अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहला सवाल क्या कर रहे हैं, किसी ध्वनि स्रोत को स्थिर श्रोता, क्या है, श्रोता स्थिर है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या स्थिर है, ऑब्जेक्ट स्थिर है, और किसी ध्वनि स्रोत कोई ऐसे है, वो चलो वी एस वेग से आ रहा है, तो किसी ध्वनि स्रोत को स्थिर श्रोता की ओर किस वेग से आना चाहिए, यानी कि वी एस निकालना है कि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 2 गुनी सुनाई दे। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई एन डैश बराबर 2n, वास्तविक आवृत्ति क्या है, उसकी 2 गुनी सुनाई दे, एन डैश बराबर 2n। माना ध्वनि का वेग कितना है, 340 मीटर प्रति सेकंड, तो वी बराबर कितना दिया हुआ है, 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पता फॉर्मूला, एन डैश बराबर क्या होता है, वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी एस इंटू एन। वो फॉर्मूले पुराने वाले याद नहीं रखते, वो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, उनको याद नहीं रखना है। अब देखो, अब इसको कैसे करोगे, मान रखोगे तो वी क्या है, 340 मीटर प्रति सेकंड, माइनस वी नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट तो स्थिर है 0, अब वी कितना है, ये 340, और वी एस, तो देखो सोर्स से अपने ऑब्जेक्ट की दिशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, एस से होगी दिशा पॉजिटिव, और वी एस किस दिशा में, इसी दिशा में, और दिया हुआ कितना है वो अपने को निकालना है, चलो दिया हुआ नहीं है तो माइनस वी एस इंटू एन, ठीक है। अब आपको पता है एन डैश कितना 2n है, एन डैश 2n है, 340 माइनस वी एस, और ये एन से एन कैंसिल, ठीक है। जब आप गुणा करोगे ये आएगा 340 माइनस वी एस बराबर 340/2, 340/2, और यहाँ से करोगे तो वी एस बराबर 340, और इस साइड जाएगा तो माइनस 170, यानी कि 170 मीटर प्रति सेकंड। वी एस बराबर कितना जाएगा, 170 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है। बाकी तो मैंने आपको क्या बताया, एस से होगी दिशा हमेशा पॉजिटिव, बस उसकी दिशा में जो भी वेग होंगे पॉजिटिव, विपरीत दिशा में वो होंगे नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सवाल ये कर भाई, एक रेलगाड़ी बी में बैठे प्रेक्षक, ये प्रेक्षक क्या होता है, प्रेक्षक वो होता है जो मतलब आवाज़ को सुनता है, ऑब्जेक्ट, हमेशा जब भी आए प्रेक्षक तो उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आवाज़ को सुनता है। तो एक रेलगाड़ी बी में बैठे प्रेक्षक को रेलगाड़ी ए के इंजन द्वारा बजाई गई सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 3/4 प्रतीत होती है। माना रेलगाड़ी ए स्थिर है तो बी का वेग ज्ञात, यानी कि रेलगाड़ी ए माना स्थिर है तो रेलगाड़ी बी का वेग ज्ञात करो। अब आपको वी दिया हुआ 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो ध्वनि का वेग है हवा में तो दिया हुआ 332 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कोई व्यक्ति रेलगाड़ी बी के अंदर बैठा है, ये ट्रेन बी, ठीक है, और कोई ट्रेन माना ए है, कोई ट्रेन माना ए है, ठीक है। कोई ट्रेन माना ए है, ठीक है, इसमें कोई इंसान बैठा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रेलगाड़ी बी में बैठे जो है प्रेक्षक को रेलगाड़ी ए के इंजन द्वारा बजाई गई सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 3/4 प्रतीत होती है। ये कहता है कि माना रेलगाड़ी ए स्थिर है, रेलगाड़ी ए क्या स्थिर है, तो रेलगाड़ी ए स्थिर है, यानी कि ए क्या स्थिर है, रेलगाड़ी ए स्थिर है और बी क्या है गतिशील है, बी क्या है गतिशील है, ठीक है। अब देखो किसकी सीटी है, ए के इंजन की सीटी है, तो यानी ये क्या हो गया सोर्स, ये क्या हो गया सोर्स, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट,
अब देखो, अब क्या कंडीशन बनेगी। अब ये कह रहा है कि जो बी, भाई जो बी का वेग होगा, जो अंदर बैठा है व्यक्ति, उसका वेग वही होगा जो रेलगाड़ी का वेग होगा, ठीक है। और जो सोर्स, जो इसका स्पीकर होगा जहाँ से सीटी निकलती है, उसका भी वेग वही होगा जो इसका रेलगाड़ी का वेग होगा। यानी कि ये तो खैर स्थिर है, लेकिन अगर है तो वेग वही रहता है, ठीक है। तो देखो, अब ये कह रहा है कि वास्तविक की 3/4 प्रतिशत होती है। 3/4 यानी कि इसको तो वास्तविक आवृत्ति की 3/4, यानी कि जो आभासी आवृत्ति है वो वास्तविक की क्या है, कम है। क्या है, कम है। यानी कि वास्तविक की 3/4 प्रतिशत होती है। यानी कि क्या हो रहा है, आभासी आवृत्ति वास्तविक की कम है, वास्तविक से कम है। अब देखो, आभासी आवृत्ति वास्तविक से कम है और उसमें से ये स्थिर है, ये क्या स्थिर है, और ये क्या है, गतिशील है। ये क्या गतिशील है। तो इसका मतलब भाई कम तो कब प्राप्त होगी, जब इससे दूर जाएगा तभी तो भाई पास आ रहा होता है। अब देखो, अपने को ये गतिशील है, लेकिन ये नहीं पता कि किस दिशा में है, पास आ रहा है दूर जा रहा है, वो अपने को नहीं पता। तो चूंकि अपन किससे पता करेंगे कि भाई आभासी आवृत्ति वास्तविक से कम है, यानी कि कितना मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अगर मैं 5/4 बोलता तो वो 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि आभासी आवृत्ति वास्तविक से ज़्यादा होती है, लेकिन 3/4 है, यानी 0.75, ठीक है। तो आभासी आवृत्ति वास्तविक से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, अतः क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि बी ए से दूर जा रही है, ए से दूर जा रहा है, ए से दूर जा रहा है, तभी मिलेगा, तभी कब मिलेगा, यानी कि ये वेग इस साइड है। तो यानी कि वी नॉट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का इस साइड, ठीक है। और वही किसका वेग होगा, बी का, ठीक है। वी नॉट बराबर ये क्या है, वी बी, ठीक है। और इसका वी है, यानी कि सोर्स का तो 0 है, ये स्थिर है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है अपने पास फॉर्मूला, एन डैश बराबर वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी एस इंटू एन। अब देखो, सोर्स, ये सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा, इस साइड वाली दिशा को लिंक पॉजिटिव, सोर्स से, ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स से ऑब्जेक्ट की दिशा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये किस साइड, इसी साइड है, तो यानी कि सेम ही आएगा, वी माइनस वी नॉट, ठीक है, अपॉन वी, क्योंकि वी एस क्या है, 0 है, वी एस क्या है, 0, ठीक है। तो अब देखो, एन डैश अपने को क्या मिल रहा है, 3/4 एन। तो एन डैश किसके क्या लिखेंगे, 3/4 एन, यानी कि उसको वास्तविक का 3/4 मिल रहा है। वी कितना है, 332 माइनस वी नॉट आपको निकालना है, और ये 332 और एन, एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये देखो, इससे निकाल सकते हो, इससे कैंसिल कर सकते हो, 4 से इसको, ठीक है, कितना 150 और 75, और 75 प्लस 8 83, 75 और 8 कितना हो जाएगा, 83। तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 83 बार, 83 बार, ठीक है। अब ये क्या करोगे, ये इस साइड हो जाएगा गुणा, तो 83 × 3 बराबर 332 माइनस वी नॉट। तो वी नॉट बराबर क्या जाएगा, 332 माइनस 83 × 3, 332 माइनस 83 × 3, ठीक है। तो 83 × 3 ये क्या होता है, 332, 83 × 4, तो कितना जाएगा, 83, वी नॉट कितना जाएगा, 83 मीटर प्रति सेकंड। और ये वी नॉट ही क्या होगा, वी बी होगा, वी नॉट ही क्या होगा, वी बी। समझ गए, तो मज़ा आया, इस सवाल में बहुत कुछ सीखने का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, एक मस्त सवाल है, क्या कह रहा है, एक मोटर गाड़ी 124 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ऊंची दीवार की ओर गति करती है। ड्राइवर द्वारा सुनी गई परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि भाई ये कोई क्या है, गाड़ी है, ये गाड़ी है जिसके अंदर कोई ड्राइवर साहब बैठे हैं, ठीक है। ये ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, सामने ऊंची दीवार है, दीवार है तो मतलब वो क्या होगी, स्थिर होगी, तो मैं लिख सकता हूँ स्थिर ऊंची दीवार, स्थिर ऊंची दीवार, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ड्राइवर साहब इसकी
इस मतलब ड्राइवर साहब की डायरेक्शन क्या है जाने की, वो इस साइड जा रहे हैं, ड्राइवर साहब इस साइड जा रहे हैं। कितने वेग से जा रहे हैं? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड बदलने क्या करते हो? 5/18 से गुणा। अब सिंपल सी बात यही तो होती है, आपको बताओ तो भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदला है तो 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, और घंटे में 3600 सेकंड। तो ये हो गया 3600 सेकंड, और ये मीटर, ऊपर मीटर आ गया मीटर प्रति सेकंड। ये कितना हो गया? काटोगे तो 5/18, ठीक है, 18 चौक 72, यानी कि 20, कितना आ गया? 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड ये है। क्योंकि मतलब मीटर प्रति सेकंड क्यों बदला? क्योंकि अपने को ध्वनि का वेग क्या दिया हुआ है? v बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड, तो अपने को मीटर प्रति सेकंड बदलना जरूरी था, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है कि भाई इस गाड़ी के अंदर, मोटर गाड़ी के अंदर कोई स्पीकर होगा तो उससे जो हॉर्न निकलता है उसकी आवृत्ति क्या है? 124 कंपन प्रति सेकंड। अब ये 124 कंपन प्रति सेकंड मतलब क्या हुआ? हर्ट्ज। भैया जो आवृत्ति होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, ये तो होती है आवृत्ति। 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, तो ये साफ साफ बोल रहा है खुद ही कि 124 कंपन प्रति सेकंड, यानी कि आवृत्ति कितनी हुई? 124 हर्ट्ज, 124 हर्ट्ज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आवृत्ति निकलती है वो कितनी होगी? n बराबर 124 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये बोल रहे कि भाई ये इस दीवार से टकरा कर इनको वापस सुनाई देगी, उस ध्वनि की आवृत्ति आपको निकालनी है। जब ये टकरा के वापस सुनाई दे तब। तो देखो अभी दीवार क्या करेगी? दीवार पहले तो कुछ आवृत्ति को लेगी, इस ध्वनि को पहले खुद लेगी। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा भाई ये दीवार इस ध्वनि को कितनी आवृत्ति पे लेगी, समझ गए? ऐसा जरूरी, ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहाँ से जो आवृत्ति होगी वो दीवार को मिल जाएगी, नहीं, क्योंकि इन दोनों के मध्य हो रही है, क्या हो रही है? गति हो रही है। तो ये इसके पास आ रहा है, यानी कि आवृत्ति में कुछ बदलाव तो होगा, सब बात है, ठीक है। अगर ये रुका हुआ रहता, दोनों रुके हुए रहते, तो यहाँ से जो आवृत्ति होती है वो इसको मिल जाती है। लेकिन इनके मध्य क्या होती है? सापेक्षिक गति हो रही है। तो जब भी सापेक्षिक गति होगी तब क्या होगा? आवृत्ति में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो मैंने माना यहाँ से n है, तो इसको जो मिलेगी वो मिलेगी n डैश, इसको मिलेगी n डैश, ठीक है। तो चूंकि पहली स्थिति के लिए क्या होगा? पहली स्थिति के लिए ये तो बन जाएगा सोर्स, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। पहली स्थिति मतलब कैसे? यहाँ से ध्वनि निकलेगी और दीवार को मिलेगी, तो दीवार को मिलने वाली आवृत्ति क्या होगी? n डैश बराबर। अब ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स से ऑब्जेक्ट वाली दिशा होती है पॉजिटिव, तो S से O, ठीक है। तो यहाँ से देखो V माइनस V0, तो ऑब्जेक्ट तो क्या स्थिर है, इसलिए 0, V माइनस ये कितना है इसका? इसी साइड डायरेक्शन 20, किस साइड? इस साइड, यानी पॉजिटिव 20 इंटू n, ठीक है। ये समझ गए? चलिए अब देखो, इसको मैं अगर उस फॉर्म में लिखूँ, इस v का भी मान लिख दूँ, तो अगर मैं v का भी मान लिखूँगा तो क्या आएगा? v की जगह कितना आएगा? 330, ये देखो, हाँ 330, ठीक है। और आपको पता है v तो हमेशा जो v है इसकी तो दिशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। v क्या? ध्वनि की दिशा, ध्वनि के संचरण की दिशा, और ध्वनि के संचरण की दिशा क्या होती है? हमेशा सोर्स से ऑब्जेक्ट की साइड ही होती है, ठीक है। वो तो हमेशा क्या होगी? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्वनि कहाँ जाएगी? हमेशा सोर्स से ऑब्जेक्ट, भाई सोर्स देगा और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सुनेगा। ध्वनि की दिशा हमेशा क्या होगी? सोर्स से ऑब्जेक्ट, तो ये तो v हमेशा क्या है? S से O की दिशा में ही है, मतलब v हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये आ गया n डैश, यानी कि अब इसको n डैश ये मिली, दीवार को जो आवृत्ति मिली वो मिली n डैश ये। अब ये n डैश टकरा कर वापस जाएगी इसके पास। अब क्या होगा? n डैश आवृत्ति परावर्तित होकर ड्राइवर को n डबल डैश सुनाई देगी। अभी n डैश यहाँ से
परावर्तित होकर ड्राइवर को सुनाई देगी, तो मैंने माना कि ड्राइवर को फिर से कितनी सुनाई देगी, एन डबल डैश। तो एन डैश आवृत्ति परावर्तित होकर ड्राइवर को एन डबल डैश सुनाई देगी। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई अब चीज़ें क्या होगी, अब ये सोर्स की तरह काम करेगा। कौन? दीवार। दीवार क्या बन जाएगा? सोर्स, क्योंकि दीवार से ध्वनि निकल रही है। कैसे निकल रही है? परावर्तित होकर। ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये गाड़ी वाला ड्राइवर क्या कर रहा है? सुन रहा है, ठीक है। और ये ड्राइवर किस वेग से जा रहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड से इस साइड। तो अब सोर्स से इस साइड क्या पॉजिटिव, यानी कि ये वेग जो ऑब्जेक्ट का वो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एन डबल एस बराबर क्या आएगा? वी, यानी कि वी 330 में से वी नॉट, 330 में से माइनस वी नॉट। अभी ऑब्जेक्ट का वेग क्या है? वी नॉट इसके उल्टा है, सोर्स से ऑब्जेक्ट दिशा के उल्टा है, माइनस 20, ठीक है, अपॉन 330। और अब ये क्या स्थिर है? अब सोर्स स्थिर है तो 0 इंटू एन डैश, ठीक है। यहाँ से आएगा ये 330 प्लस 20, ठीक है। अब इसको साथ में लिख ही लो। तीन 330 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 330। और इस एन डैश की वैल्यू क्या आ रही है? 330 अपॉन 310 इंटू एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 124 हर्ट्ज। एन कितना था? 124 हर्ट्ज। यहाँ 330 से 330 कैंसिल, ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा 140 हर्ट्ज। कितना आएगा? 140 हर्ट्ज। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जब यहाँ से जाएगी तो जो दीवार है, दीवार को एक एन डैश आवृत्ति प्राप्त होगी, फिर जब इसको वापस भेजेगा तो यहाँ से यहाँ आने में भी आवृत्ति में परिवर्तन होगा। भाई यहाँ से यहाँ जाएगी तब भी आवृत्ति में परिवर्तन, और यहाँ से यहाँ जाएगी तब भी आवृत्ति में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि दोनों ही बार इनके मध्य आपेक्षिक गति हो रही है। क्या हो रही है? आपेक्षिक गति या सापेक्षिक गति, जो भी ये बोलो, इनके मध्य गति हो रही है, ठीक है। दूरी समय के साथ बदल रही है। तो एन डबल एस कितना है? 140 हर्ट्ज। तो क्या होगा? परावर्तित ध्वनि जो सुनाई देगी उसकी आवृत्ति होगी 140 हर्ट्ज। और जो दीवार के पास जाएगी ध्वनि उसकी आवृत्ति होगी कितनी? ये 330/110 इंटू एन। ये चलिए, तो मजा आया इस सवाल में? सवाल बहुत मस्त सवाल है। समझने का सवाल है कि क्या कह रहा है, लैंग्वेज थोड़ी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एक इंजन की सीटी जैसे ही वो एक स्थिर स्रोतों को पार करती है, देखो पार करता है, क्या करता है? पार करता है। ये ऐसे नहीं बोल रहा है पास आ रहा है या फिर दूर जा रहा है, ये करता है पार करता है। पार करने में दोनों चीज़ आएगी, पहले तो पास आएगा फिर दूर जाएगा। समझ गए? तो 5/4 गिरती हुई प्रतीत होती है। 5/6 गिरती हुई प्रतीत होती है। इंजन की चाल ज्ञात करो। हवा का वेग दिया हुआ 330 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ तब तो मानना 330, नहीं तो मानना 332, ठीक है। नॉर्मली नहीं दिया हुआ तो मानोगे 332, और कुछ भी दिया है 320 भी वो दे दे तो आपको 320 लिखना है अगर वो दे तो, और कुछ भी नहीं दे रहा तो 332 होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई श्रोता को पार करता है, तो 5/6 गिरती हुई प्रतीत होती है। यानी कि मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि भाई ये इंजन है, ठीक है, इंजन है, इंजन, ठीक है। तो मैंने माना अपना इंजन क्या सोर्स है, इंजन सोर्स ही होगा, ये से निकली सिटी PS, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट स्थिर है। तो ये क्या करेगा? पहले तो पास आएगा, पहले तो आएगा पास, फिर इससे जाएगा दूर। इंजन है, V0 वेग से ये क्या जाएगा? इससे दूर जाएगा, फिर इससे दूर जाएगा ऐसे, ठीक है, दूर जा रहा होता है। पहले तो आएगा पास, फिर इससे दूर जा रहा होता है। समझ गए? तो अब देखो ये कह रहा है कि जब पास आ रहा है तो क्या होगा? इसको आवृत्ति ज़्यादा सुनाई देगी, और जब दूर जा रहा है तो आवृत्ति कम सुनाई देगी। सब बात है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसी के अंदर ये क्या हो रहा है? 5/6 गिरती हुई प्रतीत होती है। श्रोता को पार करता है जैसे ही वह, देखो जैसे ही वह एक स्थिर श्रोता को पार करता है 5/6 गिरती हुई, यानी कि जब मैंने माना जब आ रहा है तो इसको आवृत्ति एन डैश दे रही है सुनाई, और जब एकदम पार करके आगे जा रहा होता है तब एन डबल डैश सुनाई देती है। तो जो एन डबल डैश होती है वो क्या होती है? 5/6 ऑफ एन डैश। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि भाई जो जब पास आ रहा होता है तब वो जो आवृत्ति सुनाई देती है, और दूर जा रहा होता है तब आवृत्ति सुनाई देती है। उनमें जो दूर वाले केस में मतलब एन डबल डैश बराबर 5/6 एन डैश, यानी कि मतलब जो पहले सुनाई दे रही थी उसकी 5/6 अब सुनाई देगी एन डबल डैश, ठीक है। यानी कि गिरती हुई प्रतीत होती है, जैसे ही पार करता है, जैसे ही
पार करता है इसको आवर्ती गिरती हुई प्रतीत होती, क्योंकि जब तक यहाँ तक आएगा 5 में तब तक आवर्ती बढ़ती हुई प्रतीत होगी, बढ़ती 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 बढ़ती, जैसे ही जस्ट पार किया तो उसको आवर्ती गिरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो कितना होगा n डबल एस इज इक्वल टू 5 6 n डैश। अब देखो यहाँ से देखोगे तो n डैश कितना आएगा, n डैश लिखोगे तो अब देखो पता है n डैश बराबर ये क्या v सोर्स की गति, ऑब्जेक्ट तो क्या है, ऑब्जेक्ट तो स्थिर है, तो v और v माइनस वी एस। ठीक है, v माइनस वी एस, क्योंकि सोर्स से ऑब्जेक्ट तो इसी दिशा में v माइनस वी एस और n। अगर n डबल डैश की बात करें तो n डबल डैश क्या आएगा, n डबल डैश आएगा n डैश बराबर v। अब ये क्या सोर्स से ऑब्जेक्ट दिशा ये, लेकिन सोर्स जा रहा है, सॉरी मतलब ये सोर्स हो जाएगा ना वी एस, हाँ ठीक है, वी एस हो जाएगा सोर्स, ये सोर्स है ना भाई, इंजन क्या है, इंजन सोर्स है अपने, तो अब ये वी एस इस साइड है लेकिन एस से ओ की दिशा इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा वी माइनस माइनस वी एस, यानी कि वी प्लस वी एस। ठीक है, ऐसे ही अपने किया हुआ पहले। अब देखो ये एन हो गया, समझ गए, तो ये हो गया एन डबल एस, ये हो गया एन डबल एस। अब ये कह रहा है कि एन डबल एस बराबर 5/6 एन डैश, 5/6 एन डैश। ठीक है, तो आप दोनों की वैल्यू लिख दो, इसमें दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो। एन डबल एस कितना आ रहा है, वी प्लस वी एस और एन बराबर 5/6 और एन डैश की वैल्यू कितनी है, वी माइनस वी एस अपॉन एन। यहाँ से ये कैंसिल, एन से एन कैंसिल, वी से वी कैंसिल, वी से वी कैंसिल। ठीक है, अब देखो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये देखो 6v माइनस 6vs, ये हो जाएगा इस साइड, और इस साइड गुणा करोगे तो 5v प्लस 5vs, 5v प्लस 5vs, तो 6v ये हो जाएगा, मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा 6v माइनस 5v यानी कि v, और 6 + 5 11vs, तो vs बराबर कितना आया v/11, v कितना दिया 330/11 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकेंड। वी एस क्या आया, इंजन की चाल कितनी आई, वी एस सोर्स कितना गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए, तो सवाल की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना थोड़ा, जब ये पार करने का है इसी तरह तो पार करता है, तो पार करने वाला केस थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए मस्त सवाल है, क्या कह रहा है, एक गाड़ी ए 12 मीटर प्रति सेकंड तथा गाड़ी बी 18 मीटर प्रति सेकंड से एक दूसरे की ओर आ रही है। ठीक है, यदि ए द्वारा बजाए गए हॉर्न की आवृत्ति 10 हर्ट्ज हो तो निम्न स्थिति में बी में बैठे यात्री को सुनाई देने वाली आवृत्ति ज्ञात करो। समझ गए, यानी कि क्या हो रहा है कि भाई ए, कोई गाड़ी ए है, वहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ए कोई इस साइड आ रहा है, बी कोई गाड़ी वो क्या आ रही है इस साइड आ रही है। समझ गए, ऐसा कैसे हो रहा है, दोनों एक दूसरे की और आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ए क्या कर रहा है हॉर्न बजा रहा है, ए हॉर्न बजा रहा है, तो बी के अंदर जो बैठा यात्री है उसको क्या आवृत्ति सुनाई देगी। दो केस में पूछा गया कि भाई यदि हवा है 20 मीटर प्रति सेकंड से ए से बी की ओर बह रही है, यानी कि अब क्या हो, इस केस में माध्यम की भी गति हो रही है। अब तक अपने माध्यम की गति का सवाल नहीं किया था, अब इसमें माध्यम की भी गति हो रही है, और जब हवा बी से ए की ओर बहे, दोनों केस में आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब देखो, पहली जो होगी क्या होगी, गाड़ी ए होगी, गाड़ी ए, ठीक है, ए गाड़ी ए, ये जा कितने से रही है 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि गाड़ी ए मतलब ये क्या सोर्स है, गाड़ी ये क्या है सोर्स है, क्योंकि इसका हॉर्न बज रहा है, बी वाला सुन रहा है, तो बी वाली गाड़ी क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, ये कितने से जा रहा है 18 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से मैंने माना ध्वनि की आवृत्ति निकली एन, तो इसको सुनाई देगी एन डैश, इसके अंदर बैठे व्यक्ति को सुनाई देगी एन डैश। ठीक है, ये बी, इसको ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी एन डैश। समझ गए, अब देखो, तो ये मतलब ये सोर्स की तरह काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखो स्थिति क्या है, यदि हवा 20 मीटर प्रति सेकंड से ए से बी की ओर बह रही है, ए से बी की ओर बह रही, तो आपको पता है ध्वनि संचरण की दिशा क्या होती है, हमेशा सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ,
सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ होती है हमेशा ध्वनि संचरण की दिशा। तो चूंकि ये हवा भी क्या बह रही है, ए से बी की तरफ बह रही है, तो ये क्या करेगी, हवा की दिशा इस ध्वनि की दिशा को सपोर्ट करेगी। तो यानी कि प्रभावी, तो यानी कि इसका जो इफेक्टिव वेग होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इफेक्टिव वेग बढ़ जाएगा, क्या होगा, ध्वनि का प्रभावी वेग क्या हो जाएगा 300। अब इसने कुछ नहीं दिया तो आपको क्या मानना है, ध्वनि का वेग स्थिर माध्यम में 332। अगर कुछ दिया हुआ था तो आप मान लेते, नहीं तो कुछ नहीं दिया मतलब 332 प्लस 20 यानी कि 352 मीटर प्रति सेकंड। तो अब मतलब रियल में जो ध्वनि का वेग होगा वो कितना होगा, 352 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। दूसरे केस में ये क्या बोल रहा है कि भाई ध्वनि का प्रभावी वेग, बस सिर्फ ये एक अंतर होगा इन दोनों केस में। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ध्वनि का वेग तो हमेशा सोर्स से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ यानी कि ए से बी, लेकिन यहाँ हवा कहाँ बह रही है, बी से ए बह रही है, यानी कि हवा क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है। तो क्या होगा 332 माइनस 20 यानी कि 312 मीटर प्रति सेकंड, 312 मीटर प्रति सेकंड। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, 312 मीटर प्रति सेकंड। बाकी चीज़ें सेम की सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो इस केस में मान लो कि एन डैश जो सुनाई देगा बी को वो कितना सुनाई देगा, तो देखो वी कितना है 352, वी कितना हो जाएगा अब 352 माइनस क्या आता है वी नॉट, माइनस वी नॉट। तो आप देखो ये एस से ओ की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव, तो इसकी दिशा में जो भी वेग है वो लेंगे पॉजिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट का जो वेग है वो तो क्या इसके उल्टा है, यानी कि -18 समझ गए। और नीचे ये इसकी सेम डायरेक्शन में मतलब 352 - 12 इंटू एन कितना दिया हुआ 10 हर्ट्ज, एन कितना 10 हर्ट्ज। अब जब इसके लिए लिखोगे इस केस के लिए तो भी इसके लिए भी सेम होगा, कुछ नहीं सिर्फ फर्क ये रहेगा, या 352 की जो होगा हो जाएगा 312, ये सिर्फ वो इफेक्टिव वेग चेंज हो जाएगा, बाकी जो सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। समझ गए। तो अब देखो कितना आ जाएगा एन डैश बराबर 352 और ये 18 370, ठीक है। और 352 में से 12 के 340 इंटू 10, और यहाँ कितना आएगा एन डैश 330, ठीक है। ये कितना होगा 330 ही आएगा अपॉन ये हो जाएगा 340, ये कितना जाएगा 312 है ना यहाँ, ये उल्टा 312, ठीक है। 312 में 12 300 तो जाएगा 300 इंटू 10। तो अब देखो ये रहा कुल मिला के चीज़ें, कुल मिला के दोनों में चेंज किया है। देखो यहाँ पे 352 है 352, यहाँ पे 312 बस बाकी तो जो चीज़ें अपन जो पहले पढ़ी है वही है, सिर्फ जब जो ध्वनि की डायरेक्शन यानी कि यदि हवा है वो माध्यम यदि सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ बह रहा है तो क्या होगा, सपोर्ट करेगा, और यदि ऑब्जेक्ट से सोर्स की तरफ बह रहा है तो क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तो यहाँ 352 आ गया, या 312 आ गया, ठीक है। बाकी कुछ भी इतना चीज़ें फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये देखो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी तो चीज़ें तो मतलब कॉन्सेप्ट मेन था, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको अच्छे से बता दिए हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर ये डॉपलर इफेक्ट मोस्टली ख़त्म होता है। कुछ एक बातें हैं जो लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ लो। पहला कहते हैं डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन की सूचना देता है। तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, ध्यान रखना। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन की सूचना देता है, इसका तीव्रता से कोई संबंध नहीं है, तीव्रता की जानकारी नहीं देता। सिर्फ अगर ध्वनि की आवृत्ति में अगर परिवर्तन होगा तो लैम्बडा में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, वी बराबर एन लैम्बडा होता है, ठीक है। वी बराबर एन लैम्बडा, तो आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो लैम्बडा में परिवर्तन हो जाएगा, इनकी सूचना मिल जाएगी। बाकी आवर्त तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, समझ गए। ऐसा नहीं कि डॉपलर प्रभाव से तीव्रता ज्ञात करो, तो ऐसा नहीं होता, ये तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, ठीक है। अब देखो डॉपलर प्रभाव के लिए स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होना जरूरी है,
यानी कि स्रोत व श्रोता के मध्य दूरी समय के अनुसार परिवर्तित होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सापेक्षिक गति। भाई दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति मतलब आपने पढ़ा है कि दोनों के मध्य दूरी समय के साथ परिवर्तित हो। यदि इनके मध्य गति नहीं हो रही है, यानी कि डॉपलर प्रभाव के लिए स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होना जरूरी है। यदि गति नहीं हो रही है तो वहाँ डॉपलर प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है दो एन डैश बराबर क्या आता है, वी माइनस प्लस वी नॉट और वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन। तो चूँकि अगर ये वी नॉट और वी एस दोनों की वेग जीरो होगा, ठीक है, दोनों का वेग जीरो होगा, तो क्या होगा? तो देखो ये यहाँ से ये आपस में फिर पीछे क्या रहेगा, वी अपन वी कैंसिल, तो जो आवृत्ति है वही सुनाई देगी, यानी कि डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करेगा, यानी डॉपलर प्रभाव नहीं है। डॉपलर इफेक्ट क्या है? ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि दोनों स्थिर है तथा माध्यम गतिशील हो तो भी डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करेगा। यदि दोनों स्थिर है, समझ गए, और यदि माध्यम गतिशील है तो भी डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करेगा। क्यों? कारण ये कि भाई वी क्या होगा, वो वी चेंज हो जाएगा। जो माध्यम गतिशील है तो जो इफेक्टिव वी है वो चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव वी बटा इफेक्टिव वी। ये पास वाला तो जीरो, ये प्लस जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये अगर ये जुड़ेगा तो यहाँ भी जुड़ेगा, ये भी कैंसिल, ठीक है। अगर ये जो वी यहाँ होगा वो वी यहाँ होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर भी डॉपलर प्रभाव काम नहीं करेगा, ठीक है। कुल मिलाकर क्या होना चाहिए? उनके मध्य आपेक्षिक गति होनी चाहिए, उनके मध्य आपेक्षिक गति होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आपेक्षिक गति नहीं हो रही है तो डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है यदि दोनों में से कोई एक वृत्त के केंद्र पर हो तथा एक वृत्त की परिधि पर हो तो भी डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साफ बात है, एक वृत्त के केंद्र पर है, दूसरा कोई भी वृत्त की परिधि पर है, वो ऐसे जो घूम रहा है, तो हमेशा जो इनके मध्य की दूरी है वो हमेशा सेम रह रही, परिवर्तित नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी डॉपलर प्रभाव कार्य नहीं करेगा। समझ गए? ये देखो, इनके मध्य सापेक्षिक गति होनी चाहिए। डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होने के लिए इनके मध्य सापेक्षिक गति होनी चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड, ठीक है। अपन ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ लिया पूरा, लेकिन इसके कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव का उपयोग। तो देखो, जो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव का उपयोग है उसका उपयोग समुद्र के भीतर पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वैसे मैंने बताया डॉपलर प्रभाव दोनों के लिए लगता है, ध्वनि के लिए भी लगता है और प्रकाश के लिए भी लगता है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, चुंबकीय होती है वेव्स, तो उनके लिए भी लगता है, ठीक है। तो जो ध्वनि वाला डॉपलर प्रभाव है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग समुद्र के भीतर पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने के लिए जाता है। अब देखो, एक होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग। ये ध्यान रखना हमेशा, कभी न कभी किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ठीक है, सोनार सिस्टम, ठीक है। तो सोनार सिस्टम से क्या किया जाता है? ध्वनि तरंगे समुद्र में भेजी जाती है, समुद्र भेजी जाती है, तथा जब ध्वनि तरंगे परावर्तित होकर वापस लौटती है, यानी कि जो पनडुब्बी जा रही होती है उससे टकराकर वापस लौटती है, तो क्या होता है? उसकी जो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है, जिससे पनडुब्बी का वेग अपने को पता चल जाता है। समझ गए? अपन क्या करते हैं, जो सोनार स्टेशन है, सोनार स्टेशन से ध्वनि तरंगे भेजते हैं, वो समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी जा रही है उससे टकराती है, टकरा के वापस आती है, तो जो तरंग दैर्ध्य में चेंज होता है उस चेंज को नोट कर लेते हैं और फिर उससे अपन वेग निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? देखो, तो वो चेंज क्या आएगा? मैंने माना जब भेजी तब उसकी क्या थी? वेवलेंथ लैम्बडा, और वापस जब टकरा के आई तब क्या थी? लैम्बडा डैश। तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा आया डेल्टा लैम्बडा, ठीक है। उसका मान होगा प्लस माइनस 2vs अपॉन वी इंटू डेल्टा, प्लस माइनस 2vs अपॉन वी इंटू लैम्बडा, ठीक है। अब देखो, या तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। मैंने माना माइनस कब आएगा? जब पनडुब्बी पास आ रही है, जब पनडुब्बी पास आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई पनडुब्बी पास आ रही है तो आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। पनडुब्बी पास आ रही है तो आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। तो यानी कि जो लैम्बडा क्या होगा? घटेगा। लैम्बडा क्या होगा? घटेगा। लैम्बडा घटेगा मतलब लैम्बडा डैश लेस देन लैम्बडा, ठीक है। तो लैम्बडा डैश लेस देन लैम्बडा यानी कि क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ गए? अब यदि पनडुब्बी दूर जा रही है तो क्या होगा? आवृत्ति घटेगी, यानी कि लैम्बडा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ये उल्टे होते हैं। v इक्वल टू एल लैम्बडा, ठीक है, ये होता है v इक्वल टू एल लैम्बडा, ठीक है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो ये लैम्बडा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लैम्बडा क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। आवृत्ति घटेगी तो जो लैम्बडा है वो बढ़ेगा, ठीक है, लैम्बडा बढ़ेगा, यानी कि जो अपने को
मिलेगा जो लैम्बडा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कुल मिला के ये लैम्बडा क्या है, लैम्बडा डैश है, ठीक है, लैम्बडा डैश, ठीक है। तो यानी कि मतलब क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में, इसमें यानी कि लैम्बडा डैश बड़ा होगा लैम्बडा से, ठीक है। यहाँ पर इसको लैम्बडा डैश कर लो, थोड़ा क्या समझने में थोड़ा सा हाँ ईजी रहेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि भाई जब पास आ रहा होगा तो क्या होगी, आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो जो आभासी, जो इसको भी डैश डैश कर दो, ठीक है, हाँ, ताकि ये और अच्छा रहेगा। जो आभासी आवृत्ति वो बढ़ेगी तो आभासी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी, घटेगी ऑब्वियसली। तो यानी कि एन डैश सॉरी लैम्बडा डैश जो रियल लैम्बडा से वो क्या होगा, कम होगा, लैम्बडा डैश रियल लैम्बडा से कम होगा, तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जब दूर जा रही है तो जो आभासी आवृत्ति है वो घटेगी, यानी कि लैम्बडा डैश बढ़ेगा, जो इसका मतलब लैम्बडा डैश बढ़ेगा, मतलब लैम्बडा डैश क्या होगा, लैम्बडा से ज़्यादा होगा, लैम्बडा डैश लैम्बडा से ज़्यादा, यानी कि क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, समझ गए। और वी एस क्या है, पनडुब्बी का वेग है, वी एस क्या है, पनडुब्बी का वेग, और वी क्या है, ध्वनि का वेग, वी क्या है, ध्वनि का वेग। अब आपको फॉर्मूले में कुछ भी देते हैं, ये इसमें पुट करके आप मान निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस आते नहीं है इस पर, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछे तो सिंपल सा फॉर्मूला सीधा, ठीक है। ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, जब पास आ रही होगी तो होगा डेल्टा लैम्बडा बराबर क्या होगा, माइनस में, और जब दूर जा रही होगी तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्योंकि दूर जा रही होगी तो क्या होगा, ये जो वेव लेंथ बढ़ेगी, वेव लेंथ बढ़ेगी, यानी कि लैम्बडा डैश बढ़ेगा इसके मुकाबले, समझ गए। जब और जब पास आ रहा है तो लैम्बडा डैश इसके मुकाबले क्या होगा, घटेगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो ये ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव है, उसी प्रकार डॉपलर प्रभाव विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उन पे भी लगता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि कौन सी तरंग, प्रकाश तरंग है। अगला वाला चैप्टर यही पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इन पर भी डॉपलर प्रभाव काम करता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट का उपयोग जब वायुयान होते हैं, एरोप्लेन, उसका वेग निकालने के लिए भी इसी डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। उसमें भी क्या होता है, एक सोनार सिस्टम होता है, क्या होता है, सोनार सिस्टम, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। याद रखना, ये आपके भी आ सकता है, जो 10th लेवल की साइंस है तो उसमें भी ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और सामान्य जीके के क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोनार सिस्टम। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन प्रकाश से संबंधित, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।